देखो लास्ट क्लास में हमने लॉरेंट द्विध्रुव सिद्धांत के आधार पर जो विद्युत चालकता और उसके बाद उसी की सहायता से जब हमने आगे की तरफ थर्मल कंडक्टिविटी का मान ज्ञात करके दोनों ही कंडक्टिविटी चालकता का अनुपात निकाला था, तो वो विटमैन फ्रेंच के नियम के समान किसके समानुपाती आ रहा था? टेम्परेचर टी के समानुपाती आ रहा था। अब हमें जो इसके अंदर आगे की तरफ बढ़ते हुए पढ़ना है वो है आपके फर्मी फंक्शन के बारे में, फर्मी वितरण फलन के बारे में पढ़ना है। दूसरी चीज ये कि फर्मी एनर्जी होती क्या है, एक तो ये पता होना चाहिए, और साथ ही साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो कोई भी आपके पास मेटल दे दिया जाए, जैसे कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ही आपके पास में एक ही टाइप का मेटल हो, एक से अधिक और भी टाइप अलग अलग मेटल्स होते हैं। उन मेटल्स के लिए कैसे आप एनर्जी को ज्ञात करोगे, उस एनर्जी को ज्ञात करने का हमें एक व्यंजक का फॉर्मूला भी हमें क्या करना पड़ेगा, व्यंजक के रूप में एक फॉर्मूला भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो रिएलिटी में तो देखोगे तो कोई भी मेटल हो या फिर कोई भी सॉलिड है तो वो किस रूप में होगा, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के रूप में होगा। तो आप मान के चलो कि अगर आपने एक सिंपल क्यूबिक रूप में स्ट्रक्चर रूप में ली, क्यूबिक स्ट्रक्चर के रूप में आपने किसी सॉलिड की एक पार्ट को ले लिया, तो उसमें क्या होगा, उसमें कुछ भी नहीं। आपको मालूम है एक क्रिस्टल लिया आपने, क्यूबिकल है, तो उस कंडीशन में उसके कॉर्नर के ऊपर उपस्थित परमाणुओं का कौन सा हिस्सा, कितना हिस्सा आ जाएगा उस एटम का, ओनली फॉर ओनली 1/8 हिस्सा ही आएगा। जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि टोटली उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनकी कितनी अवस्था है उसके अंदर, मतलब तीनों डायरेक्शन के अंदर जब उसका रैंडम मोशन हो रहा है तो वो हमें पता करनी होती है। अगर वो अवस्थाएं पता कर लेते हैं तो उसके बाद फर्मी एनर्जी को ज्ञात करना और भी सरल हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फर्मी एनर्जी होती है, और फर्मी एनर्जी सॉलिड के लिए निकाली क्यों जाती है। इसका मेन कारण ये होता है कि जो सॉलिड होता है, कोई भी ठोस पदार्थ है आपके पास में, उस ठोस पदार्थ के अंदर क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, ठीक है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आदर्श गैस की तरह आदर्श गैस के अणुओं की तरह गति करते हैं, इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों को क्या बोला जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस बोला जाता है। दूसरी चीज ये कि जो पार्टिकल जिसकी स्पिन किसके बराबर होती है, विषम संख्या के अर्धगुणज के बराबर, वो सारे के सारे कण कौन क्या कहलाते हैं, फर्मियन कहलाते हैं। वो सारे के सारे फर्मियन कहलाएंगे। इस वजह से ये जो फर्मियन इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनको फर्मियन कहते हैं। उस वजह से इनके ऊपर जो वितरण फलन निकाला जाता है वो कौन सा वितरण फलन का उपयोग किया जाता है, फर्मी डिराक वितरण फलन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इस फर्मी डिराक वितरण फलन का उपयोग करके हम ये पता करते हैं कि कोई भी स्टेट आपके पास में, कोई भी परमाणु है या फिर कोई भी आपके पास मेटल है, उसकी जो अलग अलग एनर्जी स्टेट्स है, वो एनर्जी स्टेट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं या फिर इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके अंदर उपस्थित। क्योंकि वैसे देखोगे तो फर्मियन है, तो फर्मियन में एक कंडीशन तो आपको ये पता चल गई होगी नाम से कि इसमें जो पार्टिकल होते हैं उसके अंदर जो उसके अलग अलग एनर्जी स्टेट होंगे किसी भी पदार्थ के, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे अलग अलग ऊर्जा अवस्था में, वो कैसे होने चाहिए, अलग अलग स्पिन के। अदरवाइज क्या होगा, फर्मियन के अंदर एक ही कंडीशन है, या तो आप वही इलेक्ट्रॉन या वही पार्टिकल लगा सकते हो जिनकी स्पिन क्या होती है, विपरीत होती है। अदरवाइज आप क्या नहीं कर सकते, उसके अंदर सेम स्पिन वाले पार्टिकल को उसके अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि ये जो है फर्मियन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स भी आपने पढ़ी होगी तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि जो ये पार्टिकल्स होते हैं फर्मियन, उनके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर आप देखोगे तो स्पिन हाफ इंटीजर होती है विषम संख्या के मल्टीप्लिकेशन में। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी मेन ये होती है कि इनके ऊपर प्रतिबंध ये होता है कि ये पाउली के अपवर्जन नियम से ओनली फॉर ओनली एक स्टेट के अंदर दो से अधिक कभी भी पार्टिकल प्रवेश नहीं कर सकते, मतलब स्टेट के अंदर दो से अधिक पार्टिकल नहीं हो सकते, और होंगे भी तो उनकी भी यही कंडीशन है कि वो ओनली फॉर ओनली दो स्पिन से विपरीत स्पिन वाले होंगे। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखिए देखो ये चीज तो हमें पता चलेगी कि कौन सी कंडीशन के अंदर जो है स्टेट भरा हुआ होगा या फिर स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, या कौन सी स्टेट में कौन सी अवस्था के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, मतलब इलेक्ट्रॉन को आप कैसे भरोगे या कैसे नहीं भरोगे वो चीज तो आपको पता चलेगी।
और पाउली के अपवर्जन के नियम भी जो होता है वो एक तो कक्षीय क्वांटम संख्या, दूसरी स्पिन क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, टोटल क्वांटम संख्या, मतलब इन दोनों के यूज में। अब देखो इनकी भी कंडीशन होती है कि ये तीनों के ऊपर कैसे डिपेंडेंसी होती है पाउली अपवर्जन नियम से, एल, एस और जे की। जे तो सबसे लास्ट वाली कंडीशन होती है, जे का तो सबसे लास्ट में यूज किया जाता है। तब कब, जब एल और एस वाली क्वांटम संख्या के आधार के ऊपर हम क्या नहीं कर सकते, किसी इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी स्टेट में नहीं बढ़ सकते, ये ध्यान रखना। एल और एस में भी कंडीशन ये होती है कि अगर मान लो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी कक्षक है, कोई भी आपके पास, क्योंकि आपको मालूम होगा कि एक परमाणु और उसके चारों ओर क्या होती है, अलग अलग कक्षाएं होती है, sp,d के रूप में या k,l,m,n के रूप में। तो उनमें से किस अवस्था के अंदर आप क्या है इलेक्ट्रॉन को भरोगे या किस अवस्था में इलेक्ट्रॉन को नहीं भरोगे, उस आधार के ऊपर एल का यूज किया जाता है, और उसी आधार पर एस का, और उसी आधार के ऊपर जे का यूज किया जाता है। अब देखो फर्मी वितरण फलन, ये फंक्शन जो होता है, इस फंक्शन के द्वारा कोई भी स्टेट है उसमें वो अवस्था खाली है या भरी हुई है, उसको इस फंक्शन के आधार के ऊपर व्यक्त किया जाता है। ये फंक्शन जो होता है ना, वो अवस्था के लिए आप कह सकते हो कि खाली या भरी हुई होने के लिए एक प्रकार से किसको प्रदर्शित करता है, प्रोबेबिलिटी को प्रदर्शित करता है। मतलब ये क्या है, ये एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है, जिसकी सहायता से हमें ये पता चलता है कि फंक्शन भरा हुआ है या खाली है, वो हमें पता चलता है। अब देखो इस फंक्शन को आप लिखते कैसे हो, f of e is equal to 1 upon exponential e minus ef upon kt plus। ये कौन सी कंडीशन के अंदर है, फर्मी ऊर्जा की कंडीशन। फर्मी ऊर्जा यहाँ पे क्या है, और फर्मी ऊर्जा होती क्या है, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा बोलो, या वह ऊर्जा अवस्था जहां पर क्या है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। सबसे अधिकतम ऊर्जा वाली वो अवस्था जहां पे क्या है इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है ऊर्जा अवस्थाओं के अंदर, वो वाली ऊर्जा भी क्या कहलाती है, फर्मी ऊर्जा कहलाती है। दूसरी चीज हम ये भी कह सकते हैं कि 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर सबसे वह ऊर्जा अवस्था जहां तक इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, फिर सारी की सारी अवस्थाएं भरी हुई होती है, वो उच्चतम ऊर्जा का ऊर्जा अवस्था जो है वो फर्मी ऊर्जा स्तर कहलाता है। और उससे ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी बोलते हैं। और इसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ईएफ के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो इसमें भी कंडीशन क्या है कि ये फंक्शन जो है ना, ये क्या करता है, एक प्रकार से किसी भी अवस्था के भरी हुई होने या खाली होने की किसको प्रदर्शित करता है, प्रोबेबिलिटी। एक प्रकार से इसको क्या बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी कहते हैं, जो कि किसको प्रदर्शित करता है, अवस्था के खाली होने या भरी होने को क्या करता है, अब देखो उसमें भी क्या है, आपको ये तो पता चल जाएगा कि इससे अवस्था भरी हुई है या खाली हुई है, वो आपको पता चलेगा। ये सारी चीजें आप लोगों के पहले पढ़ी हुई है, इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। अब देखो अब इस फॉर्मूले के अंदर कैसे पता चलेगा कि अवस्था भरी हुई है या खाली है, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू या तो 0 आ सकती है या 1 आ सकती है, या फिर उसके मध्य की वैल्यू 1/2 आ सकती है। 1/2 इसलिए या तो इलेक्ट्रॉन दो के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, किसी कक्षा के अंदर उपस्थित हो सकते हैं। अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अवस्था क्या हो जाएगी, फर्मी उनके लिए पूर्ण अवस्था हो जाएगी। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा अर्धपूरित अवस्था और एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो पूर्ण रूप से खाली अवस्था कहलाएगी। अब देखो इसका मान कंडीशन क्या है, 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर बीटा का मान क्या होगा, बीटा का मान क्या होगा 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर 1/kT टेंड्स टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, बीटा का मान इनफाइनाइट हो गया, तो उस कंडीशन में आपके पास अब एनर्जी की दो अवस्था है, या तो पूरे सिस्टम की एनर्जी आपकी फर्मी एनर्जी से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, या फिर पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाए, फर्मी एनर्जी से क्या हो जाए, कम हो जाए। तो उस कंडीशन में पहली कंडीशन जब E क्या है ग्रेटर देन EF के, तो उस समय फर्मी ऊर्जा वितरण फलन से f of E is equal to आप क्या लिखोगे,
1 अपॉन एक्सपोनेंशियल कोष्टक में आपके e माइनस ई एफ मल्टीप्लाई आप क्या लिखोगे इनफाइनाइट प्लस 1। अब देखो एनर्जी ई क्या है ग्रेटर देन ई एफ की, तो ये वाली टर्म्स जो है ये कैसी होगी पॉजिटिव टर्म होगी, क्योंकि ई क्या है ई एफ से बड़ा है, फर्मी ऊर्जा अवस्था से उसका मान क्या है बड़ा है। तो यहाँ से एफ ऑफ ई इज आप क्या लिखोगे 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल इनफाइनाइट प्लस 1, क्योंकि इनफाइनाइट का किसी भी क्वांटिटी के साथ में मल्टीप्लाई करो तो वो वैल्यू इनफाइनाइट है। अब देखो एक्सपोनेंशियल इनफाइनाइट, एक्सपोनेंशियल ऑफ इनफाइनाइट का मान क्या होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ इनफाइनाइट का मान ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल ऑफ इनफाइनाइट जो होता है उसका मान हमेशा इनफाइनाइट ही होता है। इसका कारण ये होता है क्योंकि 2.7 की पावर आप क्या लिख रहे हो इनफाइनाइट, तो मान तो हमेशा क्या आएगा इनफाइनाइट ही आएगा। तो ये वैल्यू तो क्या होगी इनफाइनाइट, तो वैल्यू नीचे क्या देगी 1 अपॉन इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को क्या लिखते हो 1 अपॉन 1 इनटू 0 के रूप में यहाँ पे लिखोगे, तो वैल्यू क्या आएगी 0। मतलब आपके यहाँ पे जो है जब एनर्जी क्या होती है ग्रेटर देन ईएफ से, फर्मी ऊर्जा अवस्था से एनर्जी का मान जब ग्रेटर देन हो जाएगा आप उससे ऊपर वाली ऊर्जा अवस्था में चले जाओगे, तो उस कंडीशन के अंदर प्रोबेबिलिटी का मान क्या है प्रोबेबिलिटी फंक्शन किसके बराबर आ रहा है 0 के बराबर, मतलब अवस्था क्या होगी खाली। ठीक है, अब उसके बाद में सेकंड कंडीशन इसकी एनर्जी स्टेट की एनर्जी जो है वो क्या है लेस देन है किससे फर्मी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा से, ठीक है ई लेस देन है ईएफ से, तो उस कंडीशन में क्या है सेम वही की वही कंडीशन एफ ऑफ ई इज टू क्या होगा 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल ई माइनस ईएफ इनटू इनफाइनाइट प्लस 1। पर अब यहाँ पे ये जो ई माइनस ईएफ है ये कैसी वैल्यू होगी ई लेस देन ईएफ से, ये बड़ा है ई से, तो इसका मतलब ये मान तो क्या आ जाएगा नेगेटिव में इनफाइनाइट आएगा। एफ ऑफ ई इज टू क्या होगा 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के इनफाइनाइट प्लस 1। नहीं होगा क्या देख कैसे नहीं देखो एक्सपोनेंशियल की पावर इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट होता है, पर एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस की इनफाइनाइट मतलब 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल की पावर इनफाइनाइट, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो गई। इसका मान जब 0 हो गया तो आपके पास मान क्या आ जाएगा 1। ये कंडीशन जो होती है ये कौन सी कंडीशन को प्रदर्शित करती है कि अवस्था क्या होगी आपके पास भरी पूर्ण रूप से भरी होगी या पूर्ण पूरित अवस्था जो होगी वो किसके द्वारा इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब देखो इसको डायग्राम में समझोगे ना तो जैसे मान लो कि ये सारी की सारी क्या है ऊर्जा अवस्था है, ठीक है इनकी एनर्जी को हम ई से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए होंगे तो क्या होंगे ऑपोजिट स्पिन के भरे हुए होंगे, यहाँ पे एनर्जी ई है, तो यहां से यहां तक कि ये सारे के सारे स्टेट जो है ये क्या होते हैं फील्ड स्टेट होते हैं, लेकिन इससे ऊपर वाले ये सारे के सारे स्टेट जो होते हैं वो क्या होते हैं खाली अवस्था होती है। मतलब एनर्जी जब भी क्या हो जाएगी फर्मी एनर्जी से अधिक हो जाएगी उस समय समझ लेना वो सारे के सारे ऊर्जा अवस्थाएं जो होगी जिनकी एनर्जी क्या होगी फर्मी एनर्जी से अधिक होगी सारी सारी क्या होगी खाली होगी, और उससे नीचे वाली सारी की सारी ऊर्जा अवस्था या फर्मी ऊर्जा स्तर तक की ऊर्जा अवस्था होगी वो क्या होगी फील्ड या फिर पूर्ण पूरी ऊर्जा अवस्था कहलाती है। एक चीज ध्यान रखना फर्मी ऊर्जा अवस्था जो होती है फर्मी ऊर्जा अवस्था में जो डेफिनेशन पूछी जाती है वो फर्मी ऊर्जा की डेफिनेशन पूछी जाती है या फर्मी ऊर्जा स्तर की, तो उस डेफिनेशन को इतना सा ध्यान रखना है कि फर्मी ऊर्जा जो होती है वो 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर क्या होती है इलेक्ट्रॉन की अधिक से अधिकतम ऊर्जा होती है जहां तक वो किसी भी ऊर्जा अवस्था के अंदर क्या हो सकता है बढ़ा जा सकता है। और ऊर्जा स्तर की डेफिनेशन में आप ये कह सकते हो कि वह ऊर्जा स्तर जिसकी ऊर्जा क्या होती है वह ऊर्जा स्तर जिसकी ऊर्जा सबसे अधिक वह अधिकतम ऊर्जा जहां तक वह ऊर्जा स्तर क्या है भरा हुआ है, उससे ऊपर वाले सारे ऊर्जा स्तर खाली होते हैं, उससे नीचे वाले ऊर्जा स्तर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन से पूर्ण रूप से या पार्टिकल से पूर्ण पूरित होते हैं, तो उस ऊर्जा स्तर को कौन सा ऊर्जा स्तर बोला जाता है फर्मी ऊर्जा स्तर बोला जाता है। अब देखो
ये तो यहाँ से एक तो चीज ये पता चलती है कि कौन सी कंडीशन में ये भरा हुआ होगा और कौन सी कंडीशन में ये खाली होगा, वो चीज पता चलेगी। अब देखो कि कौन सी कंडीशन आप क्या करो, 0 केल्विन की टेम्परेचर की कंडीशन है, तो उस कंडीशन के अंदर आप देख लो कि जो फर्मी एनर्जी है उसके से नीचे वाले स्टेट्स है वो भरे हुए और उससे ऊपर वाले स्टेट्स खाली है। अब देखो आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपने टी को जैसे बढ़ाया, टेम्परेचर को इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऊर्जा का ऊष्मा का क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे, ठीक है ना। ऊष्मा का अवशोषण करेंगे या फिर आप ये कह सकते हो इनको kT के बराबर की क्या मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है, जिससे ये क्या करते हैं, ऊपर की तरफ संचरण करते हैं। जैसे ही वापस एनर्जी कम हुई तो वापस ये क्या आ जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है टेम्परेचर बढ़ाने से जो इनकी ऊर्जा अवस्थाओं के बीच में जो अंतराल आता है ना, वो कितनी ऊर्जा अंतराल के बराबर का अंतराल होता है, kT ऊर्जा के बराबर का। मतलब टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो ये kT के बराबर की ऊर्जा को ग्रहण करके क्या करेंगे, ऊपर वाले एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, मतलब उच्च ऊर्जा स्तर में इनका संक्रमण हो जाएगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर वापस डाउन किया, आप 0 केल्विन टेम्परेचर पे आ गए तो वापस ये अपने क्या हो जाएगी, पुराने वाले स्टेट में आ जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उच्च ताप के अंदर जो होता है इनके बीच में जो फ्लक्चुएशन होता है एनर्जी का, वो कितनी एनर्जी का फ्लक्चुएशन होता है, kT एनर्जी का फ्लक्चुएशन होता है। मतलब ये kT ऊष्मा या ऊर्जा को क्या करते हैं, ग्रहण करके उच्च ऊर्जा अवस्था में जा सकते हैं और वापस उसी ऊर्जा को उत्सर्जित करके वापस किस ऊर्जा अवस्था में आ सकते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर में कह सकते हैं या फर्मी ऊर्जा स्तर से नीचे वाली ऊर्जा अवस्था में आ सकते हैं। तो देखो इसका जो ग्राफ बनता है एनर्जी और इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन का, वो ग्राफ जो होता है वो किस टाइप का होता है, एनर्जी E एफ ऑफ E, मैक्सिमम एफ ऑफ E की वैल्यू क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, तो एक से अधिक इसका मान कभी होगा नहीं, वैल्यू 1, जब एनर्जी E किसके बराबर है, EF के, ये ओनली फॉर ओनली क्या है, 0 केल्विन टेम्परेचर के। जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया ना तो कुछ ऊर्जा अवस्था यहां से खाली होकर किसके अंदर चली जाएगी, और ऊपर वाली एनर्जी स्टेट में उसकी क्या हो जाएगी, अवस्थाएं बढ़ने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये एनर्जी जो कहां तक की एनर्जी है, सिर्फ फर्मी ऊर्जा स्तर की एनर्जी। उसके बाद में आपको ये एक्सेल है जो किसको प्रदर्शित कर रहा है, एनर्जी स्टेट की एनर्जी को प्रदर्शित कर रहा है। E बराबर E का मतलब EF एनर्जी ऊर्जा, एनर्जी तक की ऊर्जा अवस्था है, उससे अधिक एनर्जी वाली ऊर्जा अवस्था को ये प्रदर्शित नहीं करेगा। अब देखो ये जो है, ये अवस्थाएं जो खाली हुई है, ये जो डिफरेंस है आपके इसके बीच में यहां से लेके यहां तक, यही डिफरेंस जो है ना ये किसको प्रदर्शित करता है, यहां से यहां तक का ये kT को प्रदर्शित करता है। मतलब ये इतनी, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो ना तो ये यहाँ पर जो इसके अंदर ये अवस्थाएं होती है, ये वाली अवस्थाएं या फिर यहाँ पे जो ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं इस फर्मी ऊर्जा स्तर के अंदर या अलग अलग फर्मी ऊर्जा स्तर से नीचे वाले ऊर्जा स्तर तक, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं टेम्परेचर को बढ़ाने के कारण, और kT के बराबर औसत ऊर्जा को ग्रहण करके हो गया कर जाते हैं, आगे की तरफ संचरण कर जाते हैं। जैसे टेम्परेचर कम होगा ये वापस पीछे की तरफ आ जाएंगे, और ये जो वैल्यू होती है यहाँ पर, ये वाली वैल्यू देखिए क्या होती है 1/2। यहाँ पर जिस जगह पे ये कटान बिंदु होता है ना, मैं फर्मी एनर्जी पे, ये वाला बिंदु जो होता है ना, इसके पर जो अवस्था जो होती है कोई भी ऊर्जा अवस्था वो कैसी होगी, अर्धपूरित अवस्था। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखना है। ये ग्राफ कभी कभार पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट बस इतना से पूछा जाता है फर्मी ऊर्जा वितरण फलन को परिभाषित कीजिए, मतलब 3.5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आपको एक तो मेनली मालूम होना चाहिए कि जो फर्मी ऊर्जा वितरण फलन का नियम जो है वो इस पर मेनली अप्लाई होता है। मेनली अप्लाई होने का कारण इसका ये होता है कि जो आपके पास में क्रिस्टल है या कोई भी ठोस है, तो उस ठोस के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, धातु के रूप में, मेटल के रूप में जो भी ठोस है उसके अंदर क्या उपस्थित होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन से मतलब है वो अपने चारों ओर जो पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके अंदर वो फ्रीली मोशन कर सकते हैं, उससे बाहर इसलिए मोशन नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतना एनर्जी नहीं होती कि वो क्या कर सके, पूरे आवरण को, मतलब उसका जो प्रतिबंधित अवस्था है पूरी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर उससे पार कर पाए। क्यों, क्योंकि क्रिस्टल के बाद जो थी एक पोटेंशियल एनर्जी या फिर आप ये कह सकते हो विभव प्राचीन होता है,
पोटेंशियल बैरियर होता है, और उस पोटेंशियल बैरियर को आप पोटेंशियल बैरियर को किसके रूप में प्रदर्शित कर सकते हो, बोल सकते हो इस तरीके से आप परिभाषित कर सकते हो कि जो उसकी क्रिस्टल स्टेट होती है उसके बाद पोटेंशियल बैरियर इस टाइप का होता है कि जो कि उसको किसको प्रदर्शित करता है, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसके अंदर उपस्थित जो ठोस के अंदर उपस्थित नाभिक है उसके द्वारा लगने वाले बलों को प्रदर्शित करता है, जिससे भी वो क्या नहीं निकल सकते, उससे बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है ना। तो विभव प्राचीर का मान इतना अधिक होता है ना कि इलेक्ट्रॉन फ्रीली मोशन तो करता है क्रिस्टल के अंदर, पर उसके बाद इतनी ऊर्जा नहीं हो पाती कि वो क्या कर सके, इस पोटेंशियल बैरियर को बाहर वाले को क्या कर जाए, पार कर जाए और फ्रीली उस क्रिस्टल से बाहर की तरफ क्या कर सके, संसर्ग कर सके। दूसरी चीज ये जो इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन कैसे होती है, हाफ इंटीजर के रूप में होती है, ठीक है ना। हाफ इंटीजर स्पिन जो होती है ना उसके कारण इनको क्या बोला जाता है, फर्मियन बोला जाता है। और फर्मियन की कंडीशन ये की है कि ऑपोजिट स्पिन वाले पार्टिकल ये क्या कर सकते हैं, एक स्टेट के अंदर पाए जाते हैं, इस वजह से भी इनके ऊपर क्या है, फर्मी डिराक उत्पन्न का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें ये ऊर्जा ईएफ का मान अलग अलग मेटल्स के लिए क्या होता है उसको हम जानते हैं।